हाय गाइस, वेलकम टू गुल्लक फाइनेंस। आज हम लोग देखेंगे कि करंट मार्केट सिनेरियो क्या चल रहा है। सेकंड देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रम्प अगर 500% टैरिफ लगा देता है तो कौन कौन सा सेक्टर हमारा ज्यादा इफेक्ट होगा। बेसिकली बोला जाए तो कौन कौन सा सेक्टर से आपको बच के रहना चाहिए। एंड लास्ट में देखेंगे अगर आप ट्रेडर या इन्वेस्टर है तो किस तरह से आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि 500% टैरिफ लगा देगा अगर इंडिया रशिया से तेल लेता है। एक बात समझो, इसको टैरिफ क्यों बोल रहे हो भाई। टैरिफ का मतलब होता है कि जब हमारा देश में कोई बाहर का चीजें बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर दे रहा, लोकल कंपनी सरवाइव नहीं कर पा रहा और हमारा ट्रेड में लॉस हो रहा, तो उसके वजह से उसको कंपनसेट करने के लिए टैरिफ लगाया। अब इसको एंटी डंपिंग ड्यूटी भी बोल सकते हो, टैरिफ भी बोल सकते हो, जो भी बोलना है। लेकिन जब 500% टैरिफ का बात आ जाती है तो तब डोनाल्ड ट्रम्प उसको टैरिफ नहीं लगा रहा। बेसिकली वो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि हम इंडिया को पनिशमेंट दे रहे हैं। तो इसको टैरिफ नहीं बोल के डोनाल्ड ट्रम्प को खुश ना कर पाने का पनिशमेंट टैक्स बोल दीजिए इसको। तो ये पनिशमेंट टैक्स जब हम पे लगेगा तो हमें क्या क्या करना है वो देखना है। देखिए, अगर करंट सिनेरियो इंडिया का देखा जाए तो कुछ नेगेटिव्स एंड कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स देखेंगे। नेगेटिव में सबसे पहला है कॉर्पोरेट अर्निंग। कंपनीज का अर्निंग डे बाय डे घटते जा रहा है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन हो, चाहे वो इंटरनल या एक्सटर्नल रीजन हो। अर्निंग जब तक बढ़ेगा नहीं, स्टॉक मार्केट को वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और इन्वेस्ट करने का। सेकेंड है रूपी फॉल हो रहा। रूपी फॉल होना एक्सपोर्ट के लिए तो अच्छा है, लेकिन वो इंटरनली एक इकोनॉमी के लिए उसको थोड़ा वीकनेस शो करता है। हालांकि ये डायरेक्ट स्टेटमेंट ये गलत होगा कि डायरेक्टली अगर बोलते हैं वीकनेस शो करता है, क्योंकि उससे एक्सपोर्ट तो बढ़ता ही है। लेकिन रूपी का गिरने से वो हमारा करेंसी का वैल्यू पे नेगेटिवली इफेक्ट होता है। थर्ड प्रॉब्लम आ रहा है, एफआईएस कंटिन्यूअसली इंडियन मार्केट से सेल ऑफ करके निकल रहे हैं। देखो, एफआईएस क्यों ना निकले, उसका दर्द भी तो समझो। एक इंडिया में 80 लाख करोड़ के आसपास इंडिया में एफआईएस का इन्वेस्टेड है। लास्ट 1.5 साल में स्टॉक मार्केट ने लगभग जीरो रिटर्न दिया। तो आप अगर रूपी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको जीरो रिटर्न मिला है, लेकिन जो डॉलर में इन्वेस्ट करता है इसी 1.5 साल में लगभग 6 to 7% रूपी डेप्रिसिएट कर गया। तो बेसिकली उसको 7% का लॉस हुआ। आपको तो जीरो रिटर्न मिला रूपी में आप इन्वेस्ट करने से, लेकिन एफआईएस जो डॉलर में इन्वेस्ट कर रहा है उसको 7% का लॉस हो गया। ऊपर से सरकार इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लेके आया। तो एफआईएस को इन्वेस्ट करने का कुछ तो इंसेंटिव मिलना चाहिए, तब ना वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। एंड फोर्थ नेगेटिव पॉइंट है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी। देखो, दुनिया में कब कहाँ लड़ाई हो जाए आज के डेट में ये कोई सियोरिटी नहीं है। और डायरेक्टली देखो, न्यूक्लियर अटैक नहीं होता कहीं भी, लेकिन धीरे धीरे जब इस तरह का लड़ाई होते चलते जाता है तभी एक बार जाके कोई बड़ा मिसाइल का अटैक होता है। आज से अगर 4-5 साल पहले बोला जाती कि रशिया यूक्रेन का लड़ाई हुआ या इजराइल हमास का लड़ाई हुआ जहां हजारों लोग मारे गए, तो ये दुनिया में एक बहुत बड़ा न्यूज होता है। लेकिन आज के डेट में अगर 1-2 हजार लोग मर भी जाए, एकदम ये नॉर्मल बातें हो गई। जो लोग सफर कर रहे हैं वही लोग जानते हैं कि कितना ये प्रॉब्लम है, लेकिन जो इस तरह का कंट्रीज में नहीं है उनके लिए न्यू नॉर्मल होते जा रहा है। और ये न्यू नॉर्मल जब बेंचमार्क यहाँ पर सेट हो गया कि 1000 लोग मर गया वो नॉर्मल है, तो धीरे धीरे ये बेंचमार्क बढ़ते बढ़ते 10,000 लाख भी पहुंच जाएगा और वो बाकी लोगों को नॉर्मल लगेगा। आज से 5 साल पहले कभी सुने थे कि किसी भी प्रेसिडेंट को ऐसे ही उसके घर से उसके कंट्री से उठा के लेके चला जाए, लेकिन आज के डेट में वो नॉर्मल होते जा रहा। यूएन बोलिए या डब्ल्यूटीओ, कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा, बस सारा कंट्री बस कंडेम कर रहा बैठ के। तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी ये बहुत सीरियस इशू है एक इंडियन स्टॉक मार्केट को आगे नहीं बढ़ने का। लेकिन सब कुछ नेगेटिव नहीं, बहुत सारा चीजें पॉजिटिव भी हो रहा है। एक इंडिया में गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला है, जैसे जीएसटी का रेट कट हो गया, इनकम टैक्स में छूट दिया ना, ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता है लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए। और जब लिक्विडिटी ज्यादा होता है तो बिजनेस बढ़ता है, बिजनेस बढ़ने से उसमें से कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में भी आता है, जिससे स्टॉक मार्केट आगे बढ़ता है। और गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ टैक्स का छूट नहीं, जो पीएलआई स्कीम भी दिया जाता है उसमें भी काफी सारा इंप्रूवमेंट होता है बिजनेस में। जैसे एप्पल ने अपना फैक्ट्री डाला, सैमसंग ने अपना फैक्ट्री यूपी में डाला है, तो इससे काफी सारा जॉब जनरेट होता है, इससे इकोनॉमी का चक्का घूमने लगता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे अगर थोड़ा नजर रखे तो वो और बेहतर होगा। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट में देखा जाए तो कंजप्शन में रिकवरी आ रहा। अगर लास्ट क्वार्टर देखे जिसमें फेस्टिवल सीजन ओवर हुआ, उसमें काफी अच्छा से कंजप्शन हुआ है। इवन बड़ी बड़ी गाड़ियां थार वगैरह देखिएगा या टाटा सियारा, इस तरह का जो गाड़ी निकल रहा, इसमें वेटिंग लिस्ट चल रहा। इसका मतलब ये है कि एक अपर मिडिल क्लास में कंजप्शन अच्छा हो रहा। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट देखे तो अर्निंग रिवाइवल हो रहा। देखिए, इंडिया में बहुत सारा जीसीसी ओपन हो रहा, बिजनेस भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बहुत कोई अब आज के डेट में ऐसे हो गया कि जॉब छोड़ के खुद का बिजनेस करना चाह रहे हैं। हालांकि ये काफी रिस्की है, लेकिन उसके वजह से एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रहा। हो सकता है 100 में से 10 ही स्टार्टअप इस तरह से सक्सेस हो, लेकिन उस 10 स्टार्टअप ने काफी सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा आगे चल के, जिसके वजह से अर्निंग इंप्रूव होगा। एंड फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है वैल्यूएशन। देखो, आज से 1.5 साल पहले इंडिया का मार्केट का जो वैल्यूएशन था वो आज के डेट में थोड़ा कंफर्टेबल है। लार्ज कैप में तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन मिड कैप एंड स्मॉल कैप अभी भी थोड़ा
सा ओवर वैल्यूड है, लेकिन आज से 1.5 साल पहले अगर देखें जहाँ पर मार्केट था ऑल टाइम हाई पे, उस टाइम के कंपेयर में आपकी वैल्यूएशन काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। सो इन सब पॉइंट्स को अगर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं कि इंडिया के साथ सब कुछ खराब ही हो रहा है, बस ज्यादातर प्रॉब्लम जो है हमारा एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम कम है। अब एक्सटर्नल प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्यूशन होता है ये तो टाइम के साथ ही पता चलेगा, क्योंकि उसमें हमारा कंट्रोल ही नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प ने जो उसको खुश ना करने के लिए जो हमें टैक्स पे करना है, उसमें कौन कौन सा सेक्टर हमें इफेक्ट करेगा। बेसिकली 500% अगर टैरिफ लगा देता है तो कौन कौन सा सेक्टर कितना ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो इसमें हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जब टैरिफ नहीं था तो कितना हम लोग का एक्सपोर्ट हो रहा था। जब टैरिफ 50% लग चुका है अभी, तो अभी का करंट सिनेरियो कैसा है, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन करेंगे अगर 500% टैरिफ लग जाता तो क्या हालत होगा। ठीक है, टैरिफ से पहले सबसे ज्यादा अगर एक्सपोर्ट होता था तो वो होता था इलेक्ट्रिकल एंड मशीनरी का पार्ट्स, लगभग 16 बिलियन का ये एक्सपोर्ट होता था। 50% टैरिफ लगाने के बाद ये हो गया लगभग $10 बिलियन का। ये सारा डेटा बिलियन डॉलर्स में है। लेकिन अगर 500% टैरिफ लग जाता है तो वो ये $1 बिलियन से भी कम आ जाएगा, 0.79 बिलियन। लगभग ये सेक्टर ही लगभग एक्सपोर्ट के तौर पे अगर देखा जाए तो यूएस के तरफ से ये खत्म हो चुका है ये सेक्टर, अगर 500% टैरिफ लग जाता तब। प्रीसियस स्टोन्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये लगभग 10 बिलियन के आसपास ये एक्सपोर्ट होता था। ये ड्रास्टिकली घट के आप 4 बिलियन ही बचा है 50% टैरिफ के बाद। अगर 500% टैरिफ लगता तो ये सेक्टर भी लगभग खत्म ही मान लीजिए। फार्मास्यूटिकल में सबसे कम इफेक्ट आया, ये लगभग 10 बिलियन का पहले एक्सपोर्ट होता था, वो 50% टैरिफ के बाद भी लगभग अराउंड 9 बिलियन के आसपास है। और 500% अगर टैरिफ लग भी जाता तब भी ये 5 बिलियन के आसपास ही एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि यूएस के पास ऑप्शन नहीं है इसका। टेक्सटाइल एंड अपीयरेंस में भी काफी ज्यादा इफेक्ट होगा, लगभग 11 बिलियन का पहले हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। 50% टैरिफ के बाद ये बचा लगभग 5.5 बिलियन के आसपास, और 500% टैरिफ आ गया तो ये तो पूरा सेक्टर ही खत्म है। ऑटो कंपोनेंट्स एंड उसके पार्ट्स के ये लगभग 6.6 बिलियन हम लोग पहले एक्सपोर्ट करते थे। 50% टैरिफ के बाद ये 4.5 बिलियन के आसपास आया, ये भी 500% टैरिफ के बाद ये लगभग एक्सपोर्ट खत्म है। केमिकल्स का अगर देखा जाए तो 2.7 बिलियन पहले एक्सपोर्ट होता था, ये 50% टैरिफ के बाद 2.2 बिलियन के आसपास है, और ये भी 500% टैरिफ के बाद ये ऑलमोस्ट बाकियों के कंपेयर में तो बेटर है, लेकिन ये सेक्टर भी बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करेगा। मिनरल्स एंड फ्यूल्स का अगर देखा जाए तो 4.2 बिलियन पहले एक्सपोर्ट होता था, ये 50% टैरिफ के बाद 3.3 बिलियन पे आया, और ये 500% टैरिफ के बाद भी 1.5 बिलियन के आसपास रहेगा। ग्रो तो ये भी नहीं करेगा, लेकिन किसी तरह ये सर्वाइव कर सकता है। तो टोटल देखा जाए तो ये सारे सेक्टर मिला के लगभग 87 बिलियन के आ रहा है। 2024 का अगर डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये लगभग $87 बिलियन के आसपास था। तो ये 2019 से लगभग 54% ज्यादा जंप हुआ था, लेकिन वापस से ये 2025 में डोनाल्ड ट्रम्प आके इसको गिरा दिया। तो 50% के टैरिफ के बाद ये 36% ड्रॉप हो चुका हम लोग का एक्सपोर्ट ऑलरेडी, और 500% टैरिफ के बाद 85% ड्रॉप हो जाएगा यूएस एक्सपोर्ट, इंडिया टू यूएस एक्सपोर्ट। तो अगर सेक्टर वाइज देखा जाए तो एक्सेप्ट फार्मास्यूटिकल, मुझे नहीं लगता आपको किसी भी सेक्टर अगर एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है यूएस का तो उस पर आपको ज्यादा बेट लगाना चाहिए। देखिए सेक्टर वाइज तो आपको पता चल गया है, फार्मास्यूटिकल को अगर छोड़ दे तो बाकी किसी भी सेक्टर अगर यूएस के एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है तो कोई ज्यादा मतलब नहीं बनता वहां पर आप इन्वेस्ट करने का। हाँ, अगर इंटरनल कंजप्शन पे ज्यादा डिपेंडेंट है तो जरूर उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन अगर उसको सिर्फ एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है वो भी यूएस का, तो उस पर डेंजरस है। अब कुछ लोग बोलेंगे आज 13th है, 13th को ट्रेड टॉक हो रहा, उसके वजह से कल मार्केट भी रिकवर किया था थोड़ा सा। ठीक है, ट्रेड टॉक ये पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी 6 बार डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, ये 7th डिस्कशन चल रहा। तो जब तक साइन नहीं हो जाता तब तक हमें कुछ भी कंफर्म नहीं मानना चाहिए, चाहे वो डोनाल्ड ट्रम्प हो या मोदी जी हो, दोनों ही काफी ज्यादा नेगोशिएशन पे एक्सपर्ट है। नहीं तो अगर नेगोशिएशन पे ये दोनों एक्सपर्ट नहीं होते हैं तो अब तक ट्रेड डील हो गया होता। अब देखो पहले भी बहुत सारा जगह पे देखा गया कि जहां भी 100% के आसपास अगर टैरिफ लगा दिया जाता किसी भी कंट्री में तो वहां का एक्सपोर्ट लगभग कोलैप्स हो जाता है। दूसरा चीज हमें गौर करना है कि यूएस 500% टैरिफ लगाना चाहता है, ठीक है, तो क्या जो हम लोग का एक्सपोर्ट होता था यूएस में, क्या उसको हम लोग डाइवर्सिफाई करके दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर पा रहे कि नहीं। अब इसमें एक और ट्रिक ये है कि क्या यूएस को सपोर्ट करने के लिए दूसरे कंट्री भी हम लोगों से इंपोर्ट कम कर लेंगे, ये टाइम आने पे पता चलेगा, लेकिन इस डेटा को मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर दूसरे कंट्री भी यूएस को खुश करने के लिए या उसको सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट या अपना इंपोर्ट को कम कर देता है तो ये इंडिया के लिए काफी ज्यादा डिजास्टर हो सकता है। तो आप देखते हैं ऐसे टाइम पे एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर देखे तो आप अगर ट्रेडर है तो ये मार्केट से आप भाग जाइए। कल मैं सुबह से नोटिस कर रहा था कि किस तरह से न्यूज को मैनिपुलेट किया जाता है एक रिटेल ट्रेडर के लिए। सुबह से कंटिन्यूअस ये न्यूज आ रहा था कि आज सेंसेक्स 500 पॉइंट्स गिर चुका है, 600 पॉइंट्स गिर चुका है, 650 पॉइंट्स गिर चुका है। तो एक
ट्रेडर का माइंड में पूरा बियरिश व्यू हो जाएगा। उसके बाद मार्केट अचानक से रिकवर करने लगा तो किसी को समझ में नहीं आया, काफी सारा ट्रेडर का बहुत ज्यादा पैसा लूज हुआ है। सोचो जो मार्केट कंप्लीटली बेयरिश था, बेयरिश से अचानक से वो बुलिश मूवमेंट दिखाने लग जाए तो ट्रेडर का किस लेवल का लॉस हुआ है आप समझ सकते हो, जो एफएनओ में स्पेशली ट्रेड करते हैं लेवरेज लेके। अब न्यूज किस तरह से मैनिपुलेट किया जाए, पहले तो पूरा बेयरिश बनाया गया, गिर रहा गिर रहा गिर रहा करके। जब मार्केट रिकवर हो चुका है उसके बाद न्यूज ये आ रहा है कि 700 पॉइंट से सेंसेक्स रिकवर हो गया। उसका रीजन ये है कि ट्रेड टॉक नेगोशिएशन कंटिन्यू है और कल उसका डिस्कशन होगा। आप एक बात बता पाकर ट्रेडर हो तो ये न्यूज आपका अब किस काम का, जब मार्केट ऑलरेडी रिकवर हो चुका तो अब वो न्यूज आपका कोई काम का है? आपका तो ऑलरेडी लॉस हो चुका सब कुछ। तो इतना जब अनसर्टेनिटी हो, कोई कहीं भी बम मार दे तो उसके वजह से मार्केट गिर जाए, किसी के साथ कहीं भी लड़ाई स्टार्ट हो जाता है उसके वजह से मार्केट गिर जाता है अचानक से, ट्रेड डील फाइनल भी नहीं हुआ, सिर्फ बोला कि डिस्कशन कंटिन्यू है, उसके वजह से सेंसेक्स 700 पॉइंट से रिकवर कर जाता है। तो इतना अनसर्टेनिटी में आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, स्पेशली लेवरेज लेके आपको काफी भयंकर लॉस हो सकता है इस टाइम पे। अब आ जाते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो देखो, आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ऑब्वियसली आपको फाइनेंशियल प्लानिंग पे ये टाइम पे फोकस करना ही चाहिए। किसी प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर से आप फाइनेंशियल प्लानिंग करवाइए, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप गलती करोगे तो लॉन्ग टर्म पे आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। आज आप भले बोलते होंगे कि गोल्ड पे हमने इन्वेस्ट नहीं किए, 2 साल पहले इन्वेस्ट कर दिए तो इतना हो जाता, लेकिन ये बात आपको कौन बताएगा? एक फाइनेंशियल प्लानर ही प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करके आपको बता सकता है कि कितना परसेंट गोल्ड पे रखना चाहिए, कितना स्टॉक्स पे, और ये आपका रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग वो चीज होता है। किसी वीडियो में अगर जनरली मैं बोल दूं कि आपको 50% गोल्ड रखना चाहिए, ये कोई सेंस नहीं बनता है। या किसी को मैं बोल दूं कि आप 50% अपना स्मॉल कैप में रख लीजिए, लॉन्ग टर्म पे बहुत अच्छा रिटर्न बन जाएगा, लेकिन अगर वो बंदा जब स्मॉल कैप गिरता है तो 30-40% तक गिर जाता है, बहुत बार 60% तक भी गिरा है। तो किसी ने अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो का 50-60% लगा दिया और उसमें 60% का अगर डाउनफॉल हो जाता है तो क्या उस बंदे का हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा? तो बहुत कम ही लोगों का रिस्क लेने का वो कैपेसिटी है। जिसको उतना रिस्क लेने का कैपेसिटी है वो इजीली इस चीज को ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। लेकिन जिसका कैपेसिटी नहीं है उसके लिए ये काफी डेंजरस हो जाएगा, उसका मेंटल पीस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको किसी फाइनेंशियल प्लानर से अपना प्लानिंग करना चाहिए और उसको प्रॉपरली एसेट एलोकेशन पे फोकस करने देना चाहिए। और करंट सिचुएशन के अगर अकॉर्डिंग देखें तो गोल्ड यहाँ से डबल या ट्रिपल होने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन जिस तरह से ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ते जा रहा, दुनिया एक के बाद एक लड़ाई होते जा रहा, तो इससे गोल्ड पे आपको इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। इसको एक हेज की तरह काम करेगा, क्योंकि स्टॉक जैसे जैसे गिरता जाएगा गोल्ड उस जगह पे भी रहे तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न पे वो एक हेज के काम करेगा। या यहाँ से गोल्ड अगर आगे भी बढ़ता है तो स्टॉक को उसको बैलेंस करेगा। अब आपका अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अगर प्रॉपरली एक जनरल वाइज से अगर बोला जाए तो आपको कुछ पैसा लमसम के लिए इन्वेस्ट करने के लिए रखना चाहिए एज ए एफडी में, एफडी या डेट फंड में रख सकते हो। इमरजेंसी फंड अभी के लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि कभी भी आपका जॉब जा सकता है, तो पहले इमरजेंसी फंड बिल्ड कीजिए। सेकंड, कुछ सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए लमसम कुछ एफडी या डेट फंड में रखिए। ये कब होगा कि अगर मान लो इंडिया के साथ डायरेक्ट कोई अटैक हो जाता है तो स्टॉक मार्केट उसमें काफी तेजी से गिरेगा और उस टाइम आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। या जियोपॉलिटिकली कोई भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता तो स्टॉक मार्केट काफी तेजी से गिरेगा, तो उस मौके का फायदा उठाने के लिए आपको एक अलग से फंड बनाना चाहिए जो आप इस तरह का गिरावट का फायदा उठा सकते हैं। और बचा एसआईपी का, एसआईपी तो आपको कंटिन्यू करना ही है, क्योंकि आप 1-2 साल के लिए तो एसआईपी कर नहीं रहे, एसआईपी कर रहे हो 10 ईयर 20 ईयर 30 ईयर के लिए। और ये सब चीजें जो भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी, टैरिफ, ये सब चीजें हो रहा, ये कोई ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम हो रहा, आज से 20-30 ईयर पहले भी देखोगे तो इसी तरह का सिचुएशन था, लेकिन टाइम के साथ फिर से रिकवर हो गया। तो ये अब भी अगर एसआईपी कर रहे हो तो टाइम के साथ वो भी रिकवर हो जाएगा, तो एसआईपी को नहीं रोकना है। तो होप आपको इस वीडियो पे काफी सारा क्लियरिटी मिला। अगर आपको इस तरह का रिसर्च बैक वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।